आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 कर रही हूँ मैं आज। पार्ट 1 में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इफ अ पर्सन इज ट्राइड, है ना, एंड एक्विटेड or convicted of an offense by a competent court, he or she cannot then be tried again for the same offense or on the same facts for any other offense। तो बेसिकली स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कहता है कि अगर किसी एक पर्सन को हमने एक बार कन्विक्ट कर दिया है एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए, उसको वापस से हम ट्राई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, रीट्रायल फॉर सम ऑफेंस is to avoid malicious and unnecessary prosecutions which would cause unfairness and harassment of the accused। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो unnecessary और malicious prosecution होता है, जहां पर accused को टॉर्चर किया जाता है, उससे बचाने के लिए, harassment और उस इनफेयरनेस से बचाने के लिए ये प्रैक्टिस किया जाता है कि भाई एक ही ऑफेंस के लिए उस पर्सन को बार बार कॉन्विक्ट ना किया जाए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन में देखो क्या है आपका कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ये जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ना, ये जो है एक आपका प्रोविजन है एक्चुअली। ये है प्रिंसिपल ऑफ जियोपर्डी, प्रिंसिपल ऑफ जियोपर्डी। ठीक है, जिसे हम दोहरे खतरे का सिद्धांत भी कहते हैं। और हिंदी पीपल ये क्या है, दोहरे खतरे का सिद्धांत। ठीक, अब एंड ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपका जो ये एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट में आता है ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। फंडामेंटल राइट है ये किसका, ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन के फंडामेंटल राइट में से एक ये आता है कि आप उसको सेम ऑफेंस के लिए बार बार ट्राई नहीं कर सकते हैं। और ये आता है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोपर्डी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपर्डी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपर्डी। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्राइम इन इंडिया 2021। अब ये जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है 2021 की, वो हमें कहाँ मिलेगी, एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या है आपका, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वहां के जो 2021 का रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया का, ये मैंने लास्ट में भी समझा चुकी थी, लास्ट क्लास में भी, कि इनकी पब्लिकेशंस निकलती क्राइम इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड का इनका रिपोर्ट निकलता है एनुअली। और उसी में ही अब ये सवाल उसी से रिलेटेड है कि क्राइम इन इंडिया 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बात जो है सही है अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखिए, क्राइम, पहला ऑप्शन क्या है आपका, क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड इन 2021 हैज शोन अ डिक्रीज ओवर द ईयर 2020। कि जो 2020 में जो केसेस रजिस्टर किए हैं वो 2020 के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, मोस्ट नंबर ऑफ केसेस अंडर क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर आईपीसी वर रजिस्टर्ड
under cruelty by husband or his relatives during 2021. यानी 2021 में सबसे ज्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आईपीसी के जो अंडर जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं वो इसके अंडर रजिस्टर किए गए हैं कि क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है आपका वो है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रजिस्टर्ड इन 2021 हैज शोन अ डिक्रीज ओवर द ईयर 2020। 2020 से अभी 2021 में चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो कम रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, क्राइम रेट रजिस्टर्ड पर लाख वुमेन पॉपुलेशन इन 2021 इज इन द विसिनिटी ऑफ 105। जो क्राइम रेट है आपका पर लाख वुमेन पॉपुलेशन इन 2021 में वो अराउंड 105 है, क्राइम रेट की बात कर रहा है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है कि क्राइम रेट रजिस्टर्ड पर लाख चिल्ड्रन पॉपुलेशन इन 2021 इज इन द विसिनिटी ऑफ 34 के आसपास है क्राइम रेट। तो देखिए यहाँ पर दो चार चीजें हैं। सबसे पहले तो क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड एक और ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, सो ऐसा ऑप्शन जिसमें बी और ई है सही वो इसका, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द फाइनल करेक्ट आंसर। अब समझते हैं यहाँ पे जो क्राइम रेट है, क्राइम रेट यहाँ पर क्या होता है। क्राइम रेट क्या होता है कि क्राइम रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस है ना, रिपोर्टेड क्राइम या रिपोर्टेड केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड देन उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको 1 लाख से। ठीक है, ये क्या है आपका क्राइम रेट। ठीक है, तो ये जो आपका ये निकला है ना 105 और ये 34, ये क्या है आपका क्राइम रेट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में एक लिस्ट आपको ये दे रखी है जहां पर कुछ ऑप्शन है और लिस्ट 2 दे रखा है। तो यहाँ पर पहला क्या है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, देन आ जाता है आपका क्वेश्चनेयर, देन आता है क्राइम इन इंडिया एंड एनालिसिस ऑफ केस लॉ। सबसे पहला जो इजी है समझने के लिए वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, क्राइम इन इंडिया। क्राइम इन इंडिया जो है वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जहां पर ऑलरेडी किसी ने रिसर्च कर रखी है, डेटा को एनालाइज कर रखा है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी डाटा। तो क्राइम इन इंडिया जो है वो आपका सेकेंडरी डेटा है। देन आपके बाद में अब बात आती है फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चनियर क्या है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जो केस लॉज का एनालिसिस करते हैं वो दैट कम्स अंडर डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, आप देखो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका 73rd क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड से जो इसका मतलब है कि जहाँ पर जैसे हम प्रिजन बोलते हैं, स्पेशल होम्स बोलते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड है। देखो डिस्ट्रिक्ट प्रिजन तो होगा ही। ठीक है, अब ये पेंसिल्वेनिया सिस्टम शायद आपके नया टर्म हो सकता है, ऑबॉर्न सिस्टम, सेंट्रल प्रिजन एंड एडमोनिशन। ठीक है, तो जो एडमोनिशन होता है सबसे पहले ये समझता है, ये होता है आपका चेतावनी या वार्निंग देना, चेतावनी या वार्निंग देना। और ये जनरली किनको दिया जाता है, जैसे जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो गए उनको दिया जाता है, या फिर अगर ऐसा कोई केस है जो ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है उन केसेस में हम एडमोनिशन देते हैं। तो इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रिजन और सेंट्रल प्रिजन तो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि प्रिजन में प्रिजन से रिलेटेड है, तो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड में आएगा। अब बात करते हैं पेंसिल्वेनिया सिस्टम और ओबॉर्न सिस्टम, ये दोनों भी क्या है, प्रिजन सिस्टम ही है। पेंसिल्वेनिया सिस्टम और ओबॉर्न सिस्टम ये दोनों भी प्रिजन सिस्टम है। अब पेंसिल्वेनिया सिस्टम में देखो क्या होता है,
इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ प्रिजनर्स, यानी यहाँ पर जो प्रिजनर्स होंगे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे किसी भी टाइम, ना खाते वक्त ना पीते वक्त ना, मतलब उनका आपस में कांटेक्ट ही नहीं होगा, प्रिजनर्स का आपस में कांटेक्ट ही नहीं होगा। बट इन केस ऑफ ओबोर्न सिस्टम देखो क्या होता है, यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं दे आर अलाउड टू वर्क एंड ईट टुगेदर, ठीक है, यानी यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है प्रिजनर्स का, बट दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज, मतलब वो आपस में बात नहीं कर सकते उस वक्त। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट आइसोलेशन है, पेंसिल्वेनिया सिस्टम में कंप्लीट आइसोलेशन है, प्रिजनर्स आपस में मिलते ही नहीं है। लेकिन ओबोर्न सिस्टम के अंदर क्या है कि जो प्रिजनर्स हैं वो आपस में काम कर सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, लेकिन हाँ उन्हें इन बीच में बात करना अलाउड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज, तो पेंसिल्वेनिया सिस्टम और ओबोर्न सिस्टम भी क्या है, प्रिजन सिस्टम ही है। तो ऐसा ऑप्शन जहां पर एडमोनिशन नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए बी डी एंड ई, और ऐसा कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सही है विक्टिमलेस क्राइम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले समझेंगे ना विक्टिमलेस क्राइम होते क्या है, ऐसे क्राइम जहां पर कोई विक्टिम नहीं होता है, जो पर्सन है वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसके अंदर देखो, दीज आर द ऑफेंसेस विच दो पनिशेबल अंडर द लॉ डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट हार्म ऑन अदर्स। इनमें से कौन सी बातें सही है विक्टिमलेस क्राइम के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ऑफेंसेस जहां पर जो लॉ के अंडर पनिशेबल है लेकिन दूसरों को डायरेक्ट हार्म नहीं करते हैं, क्या, तो ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, वेगरेंसी, बैगिंग एंड ड्रंकनेस आर कंसिडर्ड एज विक्टिमलेस क्राइम, ये भी सही है। जो वेगरेंसी हो गया, बैगिंग हो गया, ड्रंकनेस हो गया, ये सभी क्या है, विक्टिमलेस क्राइम के अंदर आते हैं। इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी जो है वो विक्टिमलेस क्राइम के अंदर आता है, गैम्बलिंग जो हो गया वो भी विक्टिमलेस क्राइम के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ विक्टिमलेस क्राइम डिपेंड्स अपॉन द मोरालिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी विक्टिमलेस क्राइम जो है वो लीगल है या इलीगल है उस पर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है उस कम्युनिटी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगेन इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज सेल एंड यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, जैसे कि जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अगर आपने कहा कि सिगरेट हो गया, ठीक है, और इन सबको जब सेल करते हैं, जिन जो सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड है उनका यूज करना, सॉलिसाइटिंग, बेस्टियलिटी, ये सब क्या है, विक्टिमलेस क्राइम है। क्योंकि भाई जो जो पर्सन है, जो ड्रंकर्ड पर्सन है, या वो क्या कर रहा है, अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, देखा जाए तो एक तरीके से ये भी आपका विक्टिमलेस क्राइम्स के अंदर आएगा। हालांकि ये कंप्लीट डेफिनेशन में नहीं आता है, बट ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर हम ए बी और सी को ही रखें। तो जहां पर हमें ए बी सी तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद डी जो है ऑप्शनल हमें आ ही रहा है, तो इसलिए हमको इसको भी रखना ही पड़ेगा, तो एक तरह से ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट इज प्रीडेटरी क्राइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम। प्रीडेटरी क्राइम वो होते हैं जहां पर जो एक ग्रुप है या एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को प्रे करता है, मतलब उसको शिकार करता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो पर्सन इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, एक ऑफेंडर हो गया, एक विक्टिम हो गया, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये विक्टिमलेस क्राइम है, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज नॉट सुटेबल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी एंड डी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 76 आपका कहता है कि यहाँ पर अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सेकेंडरी डेफिनेंस refers to stigma once attached, the individual may find it very difficult to escape the label and may come to identify with the new deviant rule। तो सेकेंडरी डेविएंस क्या होता है कि अगर किसी एक पर्सन के ऊपर एक स्टिग्मा लग गया कि भाई तुम चोर हो, मान लेते हैं, तो वो इंडिविजुअल क्या है, उस लेबल से अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाता है,
और फिर उसको ऐसा लगता है कि जैसे जो कम्युनिटी है या जो सोसाइटी है, जिस उन्होंने मुझे जिस नाम से लेबल कर दिया है, मैं वही एक नया रोल उसमें प्ले करूंगा। अगर उसने सोसाइटी मुझे चोर समझती है तो मैं अब चोरी ही करूंगा, क्योंकि चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं उनकी नजरों में अच्छा नहीं हो सकता। सो दिस इज द थिंग। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, ऑल द कन्विक्टेड प्रिजनर, जितने भी कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, जब वो रिलीज किए जाते हैं तो वो क्या वापस से क्राइम करते हैं, है ना। और अगर कोई पर्सन बार बार क्राइम कमिट करता है तो उसे क्या कहते हैं, रेसिडिविस्ट कहते हैं। तो देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा गलत है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऐसा ऑप्शन जहां पर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है मगर सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, तो वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ऑफेंस विच मैनिफेस्ट एविडेंस ऑफ प्रिजुडिस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर जो ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं, उन ऑफेंसेस को क्या कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका हेट क्राइम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। अब देखो प्रीडेटरी क्राइम मैंने अभी बताया, जहां पर एक ग्रुप या एक पर्सन जो है, एक ग्रुप या एक पर्सन दूसरे ग्रुप या पर्सन को क्या करता है, प्रे बना लेता है, अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीडेटरी क्राइम। वायलेंट क्राइम का क्या हो जाता है, जहां पर एक ऑफेंडर या परपिट्रेटर क्या करता है, वो हार्मफुल फोर्स या फिर वेपन का इस्तेमाल करता है अपने विक्टिम को मारने के लिए, दैट इज वायलेंट क्राइम। हेट क्राइम तो आपका ये डेफिनेशन से पता चल रहा है कि रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम कोई क्राइम कमिट करते हैं कि कोई पर्सन काला है या इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो इसे मार दिया जाए, तो दैट इज हेट क्राइम। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये क्या होते हैं, इनके गैंग्स बने हुए होते हैं ना, ये इस जगह पर मान लेते हैं इनके गैंग्स बने होते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है इनका, कि यहाँ से जो आधा काम होगा, जैसे मान लेते हैं कि कुछ चीज इनको पिक करनी है, तो पिक का काम इनका हो गया, बस इसके बाद इनका रोल यहाँ तक खत्म हो जाता है। ये क्या करते हैं, इसको हैंड ओवर कर देते हैं। अब यहाँ पर इनका एक और ग्रुप होता है जो क्या करता है, इस सामान को आगे पहुंचाता है। ठीक है, अब इनका रोल क्या है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर एक ट्रांस बॉर्डर क्राइम के लिए, जैसे ये सामान को इनको ट्रांस बॉर्डर पार करवाना है, तो यहाँ पर इनका एक अलग से ग्रुप होगा। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि क्राइम को कमिट कर पाए, तो इसे ही हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, हेट क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है, आपको मॉडल्स बता रहा है कि कौन से मॉडल्स हैं जहां पर क्रिमिनल्स को क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स में। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, रिस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल हो गया आपका, ड्यू प्रोसेस मॉडल है, रिहेबिलिटेटिव मॉडल है, क्राइम कंट्रोल मॉडल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका रिहेबिलिटेटिव मॉडल है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। समझते हैं रिस्टोरेटिव और ड्यू प्रोसेस, रिहेबिलिटेटिव मॉडल, क्राइम कंट्रोल मॉडल, ये सब है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिहेबिलिटेटिव मॉडल क्या है, जो जिसका जो हमारा करेक्ट आंसर है उसी को हम सबसे पहले समझते हैं। ये किस पे फोकस करता है कि जो एक पर्सन है जिसने क्राइम कमिट किया है वो एक्चुअल में क्या है, वो डिसेबल है। ठीक है, उसे नहीं समझ है अच्छी चीजों की और बुरी चीजों की। तो जब हम उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं, दैट में इंक्लूड काउंसलिंग हो गया या फिर अलग तरीके की एक्टिविटीज करवाई, उसको रोजगार देने में हेल्प किया, इस तरीके से उसका जब रिहेबिलिटेशन करते हैं तो दैट इज रिहेबिलिटेशन मॉडल। हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन में, दैट इज आपका रिहेबिलिटेटिव मॉडल। उसके बाद आ जाता है आपका रिस्टोरेटिव मॉडल। रिस्टोरेटिव मतलब रिस्टोर वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो विक्टिम को जो भी लॉस हुआ है, विक्टिम का जो भी लॉस हुआ है, हम ऑफेंडर को कहते हैं कि आप उसको रिस्टोर करो। ठीक है, अगर आपने विक्टिम के घर से चोरी करी है, मान लेते हैं 25 लाख रुपए की चोरी करी है, तो आप कोशिश करो कि आप इसको फुलफिल करने की कोशिश करो कि आप जो भी कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा जो है आप विक्टिम की फैमिली को दो।
तो ये देखो, इन मॉनिटरी टर्म्स में भी हो सकता है, किसी और टर्म्स में भी हो सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपने नुकसान किया है विक्टिम का, उसको रिस्टोर करो, जिस हद तक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज आ जाता है आपका ड्यू प्रोसेस मॉडल। देखो ड्यू प्रोसेस मॉडल क्या होता है, इसमें मेनली हम किस पर फोकस करते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फेयर हो, जस्ट हो एंड ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, इस पर हम फोकस करते हैं, ट्रांसपेरेंट हो, ये हमारा हो जाता है ड्यू प्रोसेस मॉडल। एंड लास्ट वन इज आपका क्राइम कंट्रोल। ठीक है, ये किसमें करता है कि कि हम इस पर फोकस करें कि पीस जो है, पीस मेंटेन रहे सोसाइटी में, पीस मेंटेनेंस के ऊपर हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं हम, क्राइम रिडक्शन करके। ठीक है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम को रिड्यूस करके हम यहाँ पर जो है क्राइम कंट्रोल मॉडल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या कहता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताओ। और ये हमें कहाँ मिलता है कि कॉग्निजेबल है कोई ऑफेंस या नहीं, वो सीआरपीसी के हमारे शेड्यूल फर्स्ट में इसका जिक्र है। शेड्यूल फर्स्ट में जाओगे आप सीआरपीसी के, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, ये जो सारे जो आपके ऑफेंसेस हैं इन सब का बताया हुआ है। तो देखो, तो अगर आप जाओगे तो उसमें दिखेगा कि जो चीटिंग है, चीटिंग क्या है आपका, नॉट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज चीटिंग। इसके अलावा सेडिशन, थेफ्ट और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या कहता है, इन एन ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को क्या कहता है, सीसीएल। और इसका जिक्र कहाँ पर है आपका, जेजे एक्ट के अंदर है। जेजे एक्ट 2015 का जो एक्ट है उसके अंदर ये मेंशन्ड है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इनमें से कौन सा जो पनिशमेंट है उस बच्चों को नहीं दिया जा सकता, डेथ सेंटेंस, कम्युनिटी सर्विस, प्रोबेशन या स्पेशल होम। देखिए डेथ सेंटेंस तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है, एंड दैट टू बच्चों के लिए वो नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर तो डेथ सेंटेंस ही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर क्या होता है, जैसे आपको रेलवे स्टेशन में सफाई के लिए बोल दिया जाता है, या फिर हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पेशेंट की केयर के लिए बोल दिया जाता है, इस तरीके की कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। देन आ जाता है प्रोबेशन। प्रोबेशन में भी क्या होता है, जैसे काइंड ऑफ आपको क्या है, एडमोनिशन, जैसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है ना, वार्निंग देकर रिलीज कर दिया जाता है, वार्निंग देकर आपको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्पेशल होम। स्पेशल होम तो जो अगर बच्चा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसे स्पेशल होम में भेजा ही जाएगा, उसको प्रिजन में ना भेजकर स्पेशल होम में भेजा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डेथ सेंटेंस। ये बच्चे को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स। काफी सारे कॉन्वेंशन के नाम है ये, कि कब कब ये हुए थे, उसको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, मतलब कौन से ईयर में सबसे पहले वाला आया था, फिर कौन सा आया, तो इस तरीके से हमको क्रोनोलॉजिकली इसको ऑर्डर करना है। सो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे क्या है होगा, जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है वो हुआ था आपका 1989 में। ठीक है, और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये हुआ था आपका 1979 में। और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट ये हुआ था आपका 1984 के अंदर। एंड इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये हुआ था आपका 1966 में। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा आपका डी, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका बी, देन आ जाता है आपका सी, और फिर आ जाता है आपका ए। सो डी बी सी ए हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग लैटिन टर्म्स मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइम। तो देखिए ये जो लैटिन टर्म्स दिए हुए हैं इनके मीनिंग पहले समझते हैं। एक्टस रियस का क्या मतलब होता है, गिल्टी एक्ट। ये बहुत कॉमन है, लॉ वाले बच्चों को भी समझ में आएगा। जो गिल्टी एक्ट होता है उसे एक्टस रियस कहते हैं। गिल्टी माइंड जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, मेंस रिया। ठीक है, और ये कॉर्पस डेलिक्टाई का एक्चुअल मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम। बॉडी ऑफ द क्राइम क्या हो गया आपका, ये कॉर्पस डेलिक्टस। एंड माला इनसे क्या होता है आपका, इविल इन इटसेल्फ, जो अपने आप में ही बुरे हैं, उन ऑफेंसेस को क्या कहा जाता है, माला इनसे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉर्पस डेलिक्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 देखो क्या कहता है आपका, सीक्वेंस द एडेप्टेशन इनिशिएटेड बाय मर्टन एज इट अपीयर्ड इन हिज एक्सप्लेनेशन। तो मर्टन ने क्या किया था, मोड्स ऑफ एडेप्टेशन, मोड्स ऑफ एडेप्टेशन दिया था मर्टन ने, जिसके अंदर उन्होंने ये 5 चीजें दी थी। मोड्स ऑफ एडेप्टेशन दिया था टू कल्चरल स्ट्रेन। ठीक है, तो जिसके अंदर आपके आ जाता है कंफर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड रेबेलियन। तो अब इसको क्या है, आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कंफर्मिटी, सेकंड नंबर पे आता है आपका इनोवेशन, थर्ड नंबर पे आता है आपका रिचुअलिज्म, देन आ जाता है आपका रिट्रीटिज्म एंड फिफ्थ नंबर पर आता है आपका रेबेलियन। तो आ जाएगा आपका बी डी ए, बी डी ए, देन आ जाएगा आपका सी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, यहाँ पर भी आपको मैचिंग दे रखा है, गैप बिटवीन गोल्स एंड मीन्स क्रिएट डेविएंस। तो यहाँ पर हमें इसको क्या करना, मैच करना। तो ये जो गैप बिटवीन गोल्स एंड मीन्स, ये बहुत फेमस है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। ये रिलेटेड है एनोमी थ्योरी से। ठीक है, सो ए का सेकंड हो गया। ठीक है, देन देखिए सॉलिड बॉन्ड्स गेटिंग वीकेंड। जब सॉलिड बॉन्ड्स जो है वो वीक हो जाते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत कम ध्यान देता है अब कंफर्मिटी के ऊपर, मतलब उसे वो चीज नहीं चाहिए अब, तो वो डेविएंट बिहेवियर की तरफ मूव ऑन करता है। तो ये जो है आपका, ये आ जाएगा सोशल कंट्रोल थ्योरीज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंडीशंस कॉज डेविएंस। ठीक है, तो ये है आपका सोशल प्रोसेस थ्योरीज के अंदर आ जाता है। एंड लास्ट वाला आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो सोशल प्रोसेस थ्योरी क्या होता है, जहां पे ये बताया जाता है कि कैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर डालता है कि आप एंटी सोशल एक्ट को करो। ठीक है, दैट इज आपका एंटी सोशल, सॉरी, सोशल प्रोसेस थ्योरी। ठीक है, कि वैसे तो इनबिल्ट लोगों के अंदर क्वालिटी होती है कि भाई क्रिमिनल ऑफेंसेस करें, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे फैमिली हो गई या फिर इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं, वो आपका आ जाता है आप सोशल प्रोसेस थ्योरी के अंदर आ जाता है। एंड एंटी सोशल पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज में आ जाता है आपका डेवलपमेंटल लाइफ कोर्स थ्योरीज। तो डेवलपमेंटल लाइफ कोर्स थ्योरीज क्या करती हैं, फोकस करती हैं कि कैसे इंडिविजुअल जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑफेंडिंग कैरियर उसका क्या कैसे कैसे प्रोसीड किया, तो वो कैसे वो डेवलप हुआ कि भाई पहले वो कैसा पर्सन था, फिर उसने कैसे क्रिमिनल बिहेवियर को चूज किया। तो वो सारा हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंटल या लाइफ कोर्स थ्योरीज के अंदर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी। क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी के कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, क्राइम इज अ लेबल अटैच टू, पहले समझ लेते हैं कि क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी होती क्या है। तो ये कहते हैं कि क्राइम जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है, उसके बेसिस पर बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है, और उसी की स्टडी को हम क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो देखो, क्राइम इज अ लेबल अटैच टू बिहेवियर यूजुअली दैट ऑफ लेस पावरफुल सोसाइटी। देखो यहाँ पे टर्म आपने कैच कर लिया, लेस पावरफुल सोसाइटी, यानी कि ये तो इसका ऑप्शन होगा। Next is more powerful groups in society control the labeling process to protect the vested interest of the group. यहाँ पे भी टर्म आ रहा है more powerful groups, that is ये आंसर भी करेक्ट है। The conflict model rather than the consensus model explain the criminalization process. कॉन्फ्लिक्ट मॉडल जो है वो आपको क्रिमिनलाइजेशन के प्रोसेस को बताता है कि भाई स्ट्रक्चर सोसाइटी में इनइक्वालिटी अगर देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली वहां पे क्राइम होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडल जो है ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। एंड ऑप्शन डी क्या कहता है, क्राइम इज ऑफन अ रैशनल रिस्पॉन्स टू इनइक्विटेबल कंडीशंस। इनइक्विटेबल कंडीशंस है ना, सबको इक्वल चीजें नहीं मिल रही हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, तो इसीलिए क्राइम अकर हो रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है, क्राइम इज अ फंक्शन ऑफ केमिकल, न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और मेंटल ट्रेट्स। इन चीजों की वजह से जो है क्राइम होता है। देखो, ये बहुत सारी थ्योरीज में कहीं कहीं मेंशन है कि हाँ भाई न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशली क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है कि आप आंसर लिखते लिखते क्वेश्चन मत भूल जाना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एज पर द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आपका, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी एंड ई हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन, और आपका हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन, या एंड स्नैचिंग। ठीक है, ये जो हो गए आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखो क्या कहता है, ट्रांजिशनल नेबरहुड्स एंड कंसेंट्रिक जोन्स। ये जो कंसेंट्रिक जोन का है ना, यहाँ पर आ जाता है आपका बर्गस का कंसेंट्रिक मॉडल आता है, ठीक है, जिसके अंदर ना जोन्स होते हैं कुछ, है ना, ऐसे करके सर्कल से वो बनाया हुआ, आपने बहुत कॉमन पिक्चर देखा होगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसे जोन्स बने होते हैं। तो सबसे पहला जोन आता है आपका सीबीडी। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बताती है कि जब सोसाइटी के अंदर आपका डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तब क्राइम कमिट होता है। ठीक है, तो सीबीडी जो होता है आपका वो होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया जोन फर्स्ट। फिर आ जाता है आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, हो गया आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन आपका ये हो गया जोन 2। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्किंग क्लास जोन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रेजिडेंशियल जोन, और एक लास्ट एक और आ जाता है आपका कम्यूटर जोन। एक और सर्कल आएगा इसके बाहर, दैट इज ये आ जाता है आपका कम्यूटर जोन। ठीक है, सीबीडी हो गया, जोन ऑफ ट्रांजिशन, वर्किंग क्लास जोन, रेजिडेंशियल जोन एंड कम्यूटर जोन। ठीक है, ये सारे जोन्स में क्या होता है, तो यहाँ पर जो मेन बात करी जाती है वो करी जाती है जोन ऑफ ट्रांजिशन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या होता है कि जब
ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे जोन ऑफ ट्रांजिशन है कि माइग्रेट करे हुए जो लोग हैं वो अपने जॉब के पर्पस से लिए, ये होता है सॉरी जोन ऑफ ट्रांजिशन, जॉब के पर्पस के लिए या फिर माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं वो काम के लिए यहाँ पर आते हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे मतलब एक्चुअली ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपस में उन लोगों का कनेक्शन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग आपस में बात नहीं करते और यहाँ पर जो है क्राइम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सोशल कोहेजन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, which among the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? देखो, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, सॉरी ये टू सिक्योर है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, टू सिक्योर नहीं है, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी आपका नहीं है, यहाँ पर तो ये आपकी ड्यूटी काइंड ऑफ थिंग हो गई ना, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं हो, ये फिर आपके ड्यूटीज के अंदर आ जाते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। एंड देन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ये भी करेक्ट आंसर है। बी और सी आपका फंडामेंटल में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने जिन पर टिक लगाया वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और बी और सी जो है ये क्या हो जाएगा, आपके ड्यूटीज के अंदर आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कहता है, टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is propounded by which of the following technology, जहां पर भी थ्योरीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाता है वहां पे स्काइज और मज्जा का नाम जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, ये हर बार नेट में पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, ये पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, ये मैच द फॉलोइंग है आपका, क्या इसके अंदर क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ना आपके, ये कहाँ मिलेंगे, ये सारे जो है चाइल्ड से रिलेटेड है, तो ये आपको मिलेगा जेजे एक्ट के अंदर, जेजे एक्ट ऑफ 2015 के अंदर इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका कि ऑल ह्यूमन बीइंग शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स, तो ये क्या हो गया, डिग्निटी वर्ड्स हम कैच कर पा रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ से जाएगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका सेकंड। बी देखो बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस, तो ये जो हो जाएगा आपका नेचुरल जस्टिस है ना, फेयरनेस देख रहे हैं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है मतलब, तो बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। सी देखें क्या कहते हैं, मेजर फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लव विदाउट रिसोर्टिंग टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये क्वेश्चन ऐसा ना कहीं DSSB के पेपर में भी घुमाकर पूछा गया था कि अगर जब तक जरूरी ना हो तब तक हम क्या करते हैं, बच्चों को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व ना करें, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज adversarial or accusatory words are not to be used in the process pertaining to a child, that is principle of non stigmatizing semantics। so आपका डी का हो जाएगा थर्ड एंड सी का है आंसर आपका फोर्थ, तो ए फर्स्ट बी सेकंड, सॉरी ए सेकंड बी फर्स्ट, तो ये आपका जो फर्स्ट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई और समझना है कोई टॉपिक तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी ही लेकर आओ। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।